हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ इसमें पीरियोडिक टेबल के बारे में। ऑब्वियसली क्या हो रहा है कि बीटेक का जो है ना सिलेबस उसको स्टार्ट कर रहा हूँ मैं अब। ठीक है, उसमें 12th भी कुछ कुछ कवर हो जाएगा और 11th भी मैं बता दूंगा अलग से प्लेलिस्ट में, उसको अलग अलग से डाल दूंगा मैं। ओके, तो आज जो बीटेक का सिलेबस मुझे चौथा सिलेबस थोड़ी देर बाद बताऊँगा ब्लैक बोर्ड में ले जाके आप लोग को, वाइट बोर्ड में। ओके, तो जो 4th यूनिट है उसका पीरियोडिक प्रॉपर्टी है उसका, उसको भी देखेंगे। तो उसके पहले मैं पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा कुछ इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, इसलिए इसको आप लोग जानते हो पहले से ही। तो जस्ट इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये मोस्ले का, गिवन बाय मोस्ले। तो मोस्ले नाम के साइंटिस्ट ने इसको दिया था। ओके, तो ये देखो, ये जो पूरा पीरियोडिक टेबल है ये 4 ब्लॉक में बटा होता है। ठीक है, तो पहला एस ब्लॉक, ये होता है डी ब्लॉक, ये होता है आपका पी ब्लॉक। 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18 यहाँ तक ये होगा आपका पी ब्लॉक। और यहाँ से ये स्कैडियम टाइटेनियम ये पूरा लेके जिंक तक, और ये हो जाएगा यहाँ वाला और यहाँ तक वाला, ये पूरा क्या हो जाएगा, जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है ये होगा आपका डी ब्लॉक। उसके बाद ये दो होता है, इसको क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, और ये बेरिलियम वाला। ओके, जो फर्स्ट ए में और सेकंड ए में ये आता है, इसमें आता है। ओके, तो ये हो गया। और जो चौथा ब्लॉक है ये किस में आता है आपका, नीचे वाले में। तो इनका जो प्रॉपर्टी होता है ना एकदम डिफरेंट होता है। ये जो आपका 28 यहाँ पे 28 एलिमेंट सही, इसका 14 और इसका 14, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट का, तो दोनों का अलग अलग होता है। 14 एलिमेंट इसमें होते हैं, इसलिए अलग से रख देते हैं क्योंकि ये रेडियो एक्टिव नेचर शो करता है इसमें। ओके, तो अब देखो ये फर्स्ट वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं, इसको एल्कलाइन मेटल। क्या बोलेंगे, एल्कलाइन मेटल। अब नाम से समझ आ रहा है एल्कलाइन मतलब क्या होता है, बेस वाला। तो इसमें यदि कुछ इसका जो कंपाउंड यदि वाटर में मिलाओगे कुछ करोगे तो बेसिक नेचर देगा। ओके, ये होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। आपका ये जो सेकंड नंबर वाला है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये दोनों हालांकि रेडियो एक्टिव होते हैं। ओके, तो ये जो हो गया ना आपका, क्या बोला मैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल। इसका मतलब क्या होता है कि ये ज़्यादातर अर्थ क्रस्ट में मिलता है। ये जो आपका बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। कैल्शियम क्या होता है, डोलोमाइट होता है कि डोलोमाइट का क्या हो गया उसका, ये जब आगे पढ़ूंगा ना आपको उसमें बताऊंगा बाद में कि कौन कौन सा और होता है इसका एक्चुअल में। जैसे डोलोमाइट है, अपनी भिलाई में भी है डोलोमाइट। ओके, तो डोलोमाइट में क्या होता है, कैल्शियम होता है। कहाँ मिलेगा, अर्थ में तो मिलता है, अर्थ क्रस्ट में, सेम चीज़ वैसी है। ओके, यहाँ से यहाँ तक क्या बोलेंगे, ये होता है डी ब्लॉक। और इसको एस ब्लॉक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका जो आउटर मोस्ट का जो इलेक्ट्रॉन हो ना एस ऑर्बिटल में जा रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं इसको एस ब्लॉक। इसलिए एस ब्लॉक में आता है ये दोनों, क्योंकि इसका जो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट में जाता है, लास्ट ऑर्बिट में ही जाता है। गॉट इट। और ये जो हो गया डी ऑर्बिटल, ये हो गया डी ब्लॉक। डी ब्लॉक क्यों बोल रहा समझ में आ गया, क्योंकि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा किस में जाएगा, डी ऑर्बिटल में जाएगा। ओके, तो ये इस टाइप से होगा, तो डी ब्लॉक में आ जाएगा उसका। ठीक है, इसको ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में जैसे कि आपका कैटलिस्ट में यूज़ हो जाता है। ओके, मतलब इसके कहीं ना कहीं आपको अनपेयर्ड मिलेगा इसके अंदर में, जो डी ट्रांजिशन शो करे। डी ट्रांजिशन आपके फर्स्ट यूनिट में है, फर्स्ट यूनिट में जब जाऊँगा तब पढ़ाऊँगा उसके बारे में मैं। ओके, ये होता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में ना स्पेसिफिक नाम है कुछ कुछ इसका ग्रुप का। तो देख ले, ये बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसको नाइट्रोजन फैमिली, इसको बोलते हैं निक्टोजन। क्या बोलते हैं, निक्टोजन। निक्टोजन क्यों बोलते हैं, निक्टो का मतलब होता है जैसे कि घुटना, दम घुटना बोलते हैं, जैसे घुटन उस टाइप का, चोकिंग जिसको बोलते हैं। ओके, तो इसका मतलब हो गया निक्टो का। और जेन का मतलब होता है प्रोड्यूसर, मतलब ये जो ग्रुप होता है ना ये दम घुटने वाला गैस प्रोड्यूस करता है, इसलिए इस फैमिली को क्या बोलते हैं, निक्टोजन फैमिली। ओके, और इसको बोलते हैं चाल्कोजन, इसको क्या बोलेंगे, चाल्कोजन फैमिली। ओके, और ये आपका 17 ग्रुप है, इसको क्या बोलेंगे, हैलोजन फैमिली। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन और टेनिसिन, ये न्यूली है, रेडियो एक्टिव, उसको छोड़ो। और ये यहाँ पे जो येलो येलो दिख रहा है ना, आप लोगों को दिख रहा होगा, कोई येलो में है, कोई रेड में है, कुछ है। तो ये जो येलो रंग का है उसको आर्टिफिशियली लैब में मैन्युफैक्चर किया गया है। ठीक है, रेडियो एक्टिव वाला। और ये जो लास्ट वाला होता है जो कंप्लीट रेड में दिख रहा है, जो रेड में दिख रहा है वो क्या है आपका ये इनर्ट गैस होता है। इनर्ट गैस है इसका मतलब, यहाँ नाइट्रोजन भी गैस होता है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब गैस है। और ये जो ये वाला दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं लिक्विड। तो मरकरी भी देखो इसी कुछ होगा उसमें, ये देखो मरकरी का भी सेम है, गैलियम का भी सेम है। तो ये जो अलग कलर शो कर रहा है ना, ये लिक्विड फॉर्म में है। ओके, ब्लैक है वो मेटल है। इसमें भी डिवाइड क्या होगा, मेटल, नॉन मेटल, ये सब में डिवाइड होता है वो, आगे जाकर देखेंगे बाद में। तो ये हो गया आपका क्या बोलते हैं 18 ग्रुप। उसको क्या क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस, या आइडियल गैस बोलो, या इनर्ट गैस बोलो, या नोबल गैस बोलो, तीनों का मतलब सेम होता है। ओके, सेम चीज़। तो ये हुआ आपका ओवरव्यू ऑफ पीरियोडिक, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।
याद रखना इसको थोड़ा सा, यहाँ पे भी दिया मैं इसका डिस्क्रिप्शन में इसका जो भी है PDF डाल दूंगा, या तो नेट से भी करोगे गूगल तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ओके, तो इसमें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट और कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है मेन लास्ट, वो सब इसमें दिया रहेगा। ओके, जनरल फार्मूला जो भी होगा मैं आपको व्हाइट बोर्ड में बताऊँगा बाद में। ओके, तो इसके आगे कंटिन्यू करते हैं ब्लैक बोर्ड में। थोड़ी देर पहले मैं आप लोग को पीरियोडिक टेबल दिखाया था। ओके, जो 4 ब्लॉक में बटा होता है, S, P, D, N, F। ओके, तो आगे क्या देखेंगे इसी में, पीरियोडिक प्रॉपर्टी में, पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। तो इसमें कुछ टॉपिक पढ़ने हैं आपको जो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इसको ऑलरेडी मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ। ओके, तो क्या करेंगे, अभी मैं बेसिक बता दूंगा थोड़ा, बाकी जो एग्जाम्पल है आप उस वीडियो में देखकर कर सकते हैं आराम से, जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एटॉमिक रेडियस पढ़ेंगे। एटॉमिक रेडियस 3 टाइप के होते हैं, कोवेलेंट रेडियस, वैन डेर वाल्स रेडियस एंड मेटालिक रेडियस। श्योर। तो देन आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आयोनिक रेडियस होगा, इसी पे बेस्ड होता है ये। और एक और टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो ये टॉपिक को आज के क्लास में ख़त्म करेंगे। तो चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट। ओके, सपोज आपके पास कोई यदि जो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं बार बार, जैसे कि आपके पास ये है एक एटम है, एटम में एक न्यूक्लियस होता है, पता है आप लोगों को। न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ें होती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, 2 चीज़ें होती है। आप लोग को पता है ये चीज़ें, जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और नीचे जो इलेक्ट्रॉन होता है ये इसके चक्कर काटता रहता है चारों ओर। ठीक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है और इसमें नेगेटिव चार्ज है, ये जस्ट इसके सर्कल करता रहता है सर्कुलर शेप में। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है एग्जैक्टली उसका पोजीशन क्या है, वो कहाँ पे, किस सेल में, किस सेल के किस ऑर्बिटल में है या सब सेल में है, उसको बताता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर एटम। कोई भी एटम हो सकता है, बहुत सारे एटम है, साइज बड़ा होगा तो बड़ा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उधर लिखना पड़ेगा लंबा। तो इसमें देखो, इसके लिए क्या पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, पहले एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए आप लोगों को। एटॉमिक नंबर जितना होगा, अभी ये देखो, इसको देख के क्या समझ आ रहा है, सपोज मैं यहाँ पे 11 लिख रहा हूँ, ये इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो इसको देख के आप क्या समझोगे कि इसमें एटॉमिक नंबर तो 11 है, लेकिन इसमें क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, 11 होगा। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितना होगा, सेम होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट पर रहेगा वो भी 11 ही होगा। ठीक, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया, 11 हो गया। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका कितना, दोनों सेम होता है। जितना भी इसमें एटॉमिक नंबर होगा उसका उसमें ही इलेक्ट्रॉन होगा। नंबर ऑफ काउंट ज़्यादा इधर वो कुछ करने की जरूरत नहीं, जो यहाँ पे दिया उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते कैसा होता है। तो पहले सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया आपका 11 हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का एटम का एटॉमिक वेट एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो इसका क्या होगा, देखो कैसे होता है, जो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है इसमें। ये 1s2 हो गया, फिर 2s2, 2p6 और आएगा 3ps1 में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ से यहाँ तक 10 आया ना, यहाँ से यहाँ तक देखो। इसका सेल में यदि मैं बात करूँ तो इसमें 2 हो गया इलेक्ट्रॉन हो गया, और एक सेल ये हो गया आपका, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, तो ये 8 हो गया, और यहाँ पे 1 हो गया, हुआ 11। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आप सोच रहे होगे 1s2 कहाँ से आया, तो मेरे प्रीवियस वीडियो में देखिएगा, उसमें पूरा अच्छे से समझाया हूँ। उसमें जस्ट रिवाइज करवा दे रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा दिमाग में जाए करके। तो सबसे पहले उसको देखना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने से पहले। तो ये देखो, ये 1 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेल को रिप्रेजेंट करता है। किसको, सेल को। सेल बोल दो या ऑर्बिट बोल दो, ये वाला, ये जो है ना आपका सेल बोलते हैं इसको। के सेल बोलो या ऑर्बिट बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है। अब ये सब डिवाइडेड किस में होता है, ऑर्बिटल्स में। अब sp-df का नाम सुने होगा, sp-df इसी को बोलते हैं। ये किस में डिवाइड होता है, सब सेल में। सब सेल बोलूँगा ना इसको, और क्या बोलूँगा, सब सेल बोलो, ऑर्बिट बोलो, या तो फिर ऑर्बिटल किस में डिवाइड होता है, ऑर्बिटल्स में। दोनों का सेम नाम है, कंफ्यूज मत होना आप लोग। तो ये हो गया आपका। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेल को। ये पहले सेल में है, पहला सेल मतलब क्या हो सकता है, k में है, l में है, m है, n है, बहुत सारा होता है। ओके, यदि आप इसको दूसरे चीज़ में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो 1 2 3 करके भी कर सकते हो। तो ये पहला क्या रिप्रेजेंट किया, ये पहले सेल में है यहाँ पे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। और सेकंड का मतलब ये 2 सेल हुआ, एक ही सेल है, ये एक सेल में है, लेकिन यहाँ पे 2 सब ऑर्बिटल है। कौन कौन सा है, s ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल है, देखो वहाँ पे। और यहाँ पे 3 में चला गया, 3s में, मतलब यहाँ पे 3 अगले वाले ऑर्बिटल में 3 मतलब क्या हो जाएगा, ये 3 में हो जाएगा। 3 का मतलब यहाँ पे 3 के s में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, ये इसका मतलब है। तो ये पहले सेल के 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है,
दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये देखो यहाँ पे सेल का लिखा हूँ, और ये जो लिखा हूँ यहाँ पे इसका ऑर्बिटल का है पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन। बाकी 3s में कितना 1 इलेक्ट्रॉन। चलो एक दो एग्जाम्पल और होता है फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे जहाँ पे आप लोग को दिक्कत होता है ना वही वाला बता देता हूँ। ये तो नॉर्मल है वाला, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन तो छोड़ो, आप लोग को पता है वो सब चीज़ें। एक तो क्रोमियम का बता देता हूँ और एक तो कॉपर का बता देता हूँ। यही ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि ये दोनों एक्सेप्शनल केस में आते हैं। और कैसे आते हैं बताता हूँ। याद होना चाहिए इसका एटॉमिक नंबर, इसका होता है 24 और इसका होता है 29। अब 24 है तो सेम 1s2 2s2 इसी करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखो कितना इलेक्ट्रॉन होगा आप लोगों का, 20 होगा, 20 हो गया होगा मेरे ख्याल से। ये आपका 10 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया। 18 के बाद 3D में जाएगा। 18 के बाद कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा इसमें 3D में, मान लो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख रहा हूँ। 6 इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा 3 हाँ देखो एक चीज़ याद रखना आप लोग, ठीक है। जब ये वाला सीरीज लिखते हो ना कभी भी तो 3p के बाद 3D में ना जाकर सबसे पहले किस में जाता है 4s में जाता है इलेक्ट्रॉन। तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो, अब हो गया 20। अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा 4 इलेक्ट्रॉन बचा। तो ये 3D में 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा क्या। अब बोलोगे ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सही है, बट अकॉर्डिंग टू क्रोमियम के हिसाब से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत आएगा यहाँ पे। ओके, तो सही क्या होगा यहाँ पे देखो। अब आपको पता है कि जो डी होता है सब ऑर्बिटल बोलो या ऑर्बिटल बोलो, इसको सब ऑर्बिट बोलो या सब ऑर्बिटल बोलो। तो इसमें क्या होता है डी जनरेट ऑर्बिट होता है कि इसमें कितने ब्लॉक्स बटे होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 में होता है ये। अब देखो कितना इलेक्ट्रॉन इसमें, यहाँ के भी लिख दे रहा हूँ। ये जो गोल गोल ये डब्बा बना रहा हूँ ये ऑर्बिटल ये, ओके। ऑर्बिटल कितने होता है, एस का एक ऑर्बिटल 1 में बटा होता है, डी का 5 में बटा होता है और पी का 3 में बटा होता है, ओके। तो यहाँ पे देखो 4 है, 1 2 3 4 और यहाँ पे कितने हैं 1 और ये 2। देखो यहाँ पे यदि मैं एक इलेक्ट्रॉन यदि फिल कर दूँ तो ये किस में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर जाएगा, ये मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर जाएगा। यदि मान लो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप होकर इसमें कहाँ चला जाता है, इधर आ जाता है, मतलब इसमें 4s में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। देखो क्या है यहाँ पे सीरीज ऐसे लिखोगे, यदि नहीं पता होगा तो आप यहाँ 2 लिख के आओगे, गलत हो जाएगा। यहाँ 1 होता है और यहाँ पे 5 होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो एटम है पर्टिकुलर ये वाला और ये वाला, ये दोनों स्टेबिलिटी को गेन करते हैं, ओके। क्योंकि ये जो हाफ फील्ड होता है ना, ये इसको हाफ फील्ड बोलेंगे, हाफ फील्ड ही तो है हाफ फील्ड। ये स्टेबल होता है ये एज कम्पेयर टू प्रीवियस। लाइक यहाँ पे 4 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल होता है वो। यदि इसको पूरा सेटिस्फाई हो गया तो क्या दिक्कत है, ये हाफ स्टेबल में जाएगा। कोई भी कोई भी मॉलिक्यूल हो, एटम हो, जो भी हो, वो हमेशा कंफर्टेबल स्टेट में ही जाना चाहता है, कुछ भी हो। अब ज़्यादा गर्म सोचो, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके यहाँ पे मान लो 100 डिग्री टेम्परेचर है और यहाँ पे एकदम 30 डिग्री टेम्परेचर है, तो आप कहाँ जाओगे भाई, रूम टेम्परेचर वाले जगह में ही जाओगे ना, कि आप यहीं बैठना चाहोगे 100 डिग्री में। तो सेम मॉलिक्यूल या एटम इसके साथ भी फॉलो होता है सेम चीज़, तो वो कंफर्टेबल स्टेट में जाना चाहेगा कभी भी। अब सेम चीज़ है, ठीक है। ये वाला यहाँ पे 4s में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है और 3D में 5 इलेक्ट्रॉन जाता है। ये अच्छे से याद रखना, तभी ये होगा आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी। ये ज़्यादातर इसी में बेस्ट करता है वो। अब कॉपर का देखो क्या होता है 29 होता है, तो 1s2 नीचे लिखता हूँ थोड़ा, 1s2 हो गया। सेम लिखना है, 20 तक तो पता हो गया होगा आप लोगों को। पूरा डिटेल देखने के लिए प्रीवियस वीडियो रिकमेंड करो पूरा, उसमें और ज़्यादा एग्जाम्पल बताया हूँ। अब 4s में कितना 2 इलेक्ट्रॉन सोच रहे हो गया, फिर गलत होगा इसमें देखना, ओके। 3D में कितना इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, देखो यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन आएगा सोच रहे हो, ओके। फिर इसको ब्लॉक बनाता हूँ, समझ में आ जाएगा आप लोग को। 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, और ये 2 है। देखो इसको फिल करता हूँ, फिल कैसे करोगे उनके रूल के हिसाब से ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। फिर यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है यहाँ पे। यदि यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा जंप हो गया तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ये फुल फिल्डेड हो गया ना। ये इसको बोलते हैं हाफ फिल्डेड, ये पूरा फुल है इसलिए इसको बोलते हैं फुल फिल्डेड। फुल फिल्डेड तो ये कौन सा है, स्टेबिलिटी गेन करेगा, ये स्टेबिलिटी गेन करेगा, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 4s1 और 3d10, ओके। तो ये करेक्ट आंसर होगा आपका। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बाकी एग्जाम्पल जैसा पहले बताया था सोडियम का मैग्नीशियम का, तो वैसे सिंपल याद है कि यहीं पे बस आपको याद रखना है। इसकी एनर्जी कम होती है इसलिए इसमें पहले डालते हैं डी के पहले, ओके। जिसका एनर्जी कम होगा उसी में जाएगा ये, ओके। पाउली ने जो प्रिंसिपल दिया था उसके हिसाब से।
तो आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। इसको मैं मिटा रहा हूँ, नेक्स्ट में जा रहा हूँ एटॉमिक रेडियस में। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। एटॉमिक रेडियस देखते हैं। एटॉमिक रेडियस का मतलब नाम से समझ आ रहा है, एटम का जो रेडियस होगा उसको क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस 3 टाइप का होता है। कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट मतलब समझ रहे होगे, कोवेलेंट का मतलब होता है शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन। जहाँ पे भी शेयरिंग होगा इलेक्ट्रॉनों का, एक इलेक्ट्रॉन करेगा तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन करेगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन यदि शेयर कर रहा है आपस में तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ओके, तो बॉन्डिंग ये होता है। तो जहाँ पे भी शेयरिंग होगा, देखो सपोज आपके पास 2 एटम है, होमो एटम है, होमो एटॉमिक मतलब सेम सेम हो गया। हाइड्रोजन का एटम, हाइड्रोजन का ले लो, या हाइड्रोजन भी हो सकता है इसमें, क्लोरीन भी हो सकता है सेम, O2 भी हो सकता है। O2 नहीं लेता अभी, ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाला देख रहा हूँ। तो सेम चीज ये वाला हो गया आपका। तो सपोज यहाँ पे भी न्यूक्लियस होगा एक एटम का, यहाँ पे भी न्यूक्लियस होगा एक एटम का। अब दोनों का तो रेडियस होगा ना अलग अलग, तो यहाँ से यहाँ तक देखो रेडियस में डाल रहा हूँ, इसको बोलते हैं RA, मतलब A एटम का रेडियस है वो। अब ये वाला भी होगा तो मैं जस्ट मिला दे रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो इसका होगा RA ही होगा, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल है ना, ये भी A है और ये भी A है, सेम टाइप ऑफ एटम है, इसलिए यहाँ पे AA लिख रहा हूँ, B नहीं लिख रहा हूँ। ओके, तो अब देखो, अब इसके बीच का जो रेडियस, जो डिस्टेंस होगा उसका हाफ, A एटम और A एटम दोनों एटम है, तो इनके यहाँ से यहाँ खींच दिया रेडियस, इसका रेडियस और इसका रेडियस, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, तो डिस्टेंस हुआ ना, ये डिस्टेंस हुआ यहाँ से यहाँ तक। अब इस डिस्टेंस का जो हाफ होगा, इसका हाफ यहाँ पे होगा, तो ये जो हाफ होगा ना, इसी को बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। ये जो डिस्टेंस है इसी को कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, सेम चीज हो गया। अब इसमें एक फॉर्मूला दिया, देखो यदि सपोज आपको इसमें न्यूमेरिकल यदि दिया होगा तब कैसे करोगे, तो RA निकालना है इसमें। ओके, तो इजिकल टू D, ये डिस्टेंस होगा ये वाला, तो डिस्टेंस जो भी होगा A माइनस A लिख देना। ओके, बाई 2। तो ये किसके लिए होगा, होमो एटॉमिक के लिए, यहाँ लिख देता हूँ होमो एटॉमिक, कि ये हो गया होमो एटॉमिक के लिए। अब बाई चांस यदि हेटेरो एटॉमिक होगा मान लो, तो उसके लिए एक फार्मूला दिया, उससे आप निकाल सकते हैं इसको भी। यदि हेटेरो एटॉमिक है तो क्या होगा, हेटेरो एटॉमिक मतलब क्या हो जाएगा, अलग अलग एटम उसमें जुड़े हुए, जैसे HCl कैसे जुड़ता है, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ेगा ना, इसका एक हो गया एटम, और क्लोरीन का कितना होता है 1 2 3 4 5 6 और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन का। ओके, तो ये किससे जुड़ेगा, ये इसका शेयर कर लेगा, क्योंकि हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करता है, और क्लोरीन को कितना चाहिए 8 चाहिए, मतलब एक और चाहिए ना उसको, 7 है उसके पास, तो ये बॉन्ड बना लेगा इससे, सेम चीज़, तो यही जुड़ेगा ना इसमें। तो इसके लिए देखो फार्मूला क्या होगा, तो क्या फार्मूला है, A माइनस बी क्यों लिखा, क्योंकि ये एक एटम का हो गया हाइड्रोजन के लिए, और B किसके लिए हो गया, क्लोरीन के लिए हो गया, इजिकल टू क्या हो जाएगा RA प्लस RB, मतलब समझ रहे होगे आप लोग, ये हाइड्रोजन का हो गया मान लो, और ये क्लोरीन का हो गया मान लो, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस, ये इसका रेडियस हो गया, और आगे इसका ये रेडियस हो गया, तो इन दोनों के बीच का कुछ होगा ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, यहीं पे होगा ये वाला, तो ये दोनों होगा कोवेलेंट रेडियस, तो इसी की बात कर रहा है। तो यहाँ पे एक किसके लिए इसका रेडियस होगा, B के लिए B का रेडियस हो गया, या डिस्टेंस हो गया इसके बीच का। ओके, इसको मैं देख के बना देता हूँ, गलत नहीं होना चाहिए, प्लस हो गया, देन माइनस 0.09, उसके बाद होता है एक ζ1 माइनस ζb, ये हो गया। ओके, ये किसका फार्मूला होगा, यदि आपके पास हेटेरो एटॉमिक होगा उसके लिए फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे ζA एंड ζB क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब ये क्या होता है बताऊंगा अभी कमिंग में, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A and B एटम, इसको थोड़ा जस्ट अभी याद रख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो नेक्स्ट क्लास में जब बताऊंगा ना, आयनाइजेशन ये सब, उसमें इसको कवर करूंगा आप लोगों का, ठीक है। मतलब यहाँ समझने के लिए समझ जाओ कि जो ये बड़ा मॉलिक्यूल है ना आपके पास, यदि कोई ऐसा एटम होता है जिसकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है अट्रैक्शन की, मतलब वो उसके प्रोटॉन को क्या करता है, खींच लेता है अपनी ओर, तो जिसकी जितनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी उसमें उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। ओके, जैसे क्लोरीन का यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इसकी ओर चला जाएगा, तो इसको ऐसे शो करते हैं इसको, मतलब उधर की ओर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पूरा डिटेल में बताऊंगा उसमें नेक्स्ट क्लास में।
और सेकंड देखते हैं आपका वान डेर वाल। तो यहाँ पे देख लो, जैसे कि दे दिया क्लोरीन का होगा मान लो 198 है सपोज, यदि इसका क्लोरीन का, तो इसमें एटॉमिक रेडियस इसमें डालने बोलेगा तो क्या हो जाएगा, ये इसका जस्ट हाफ हो जाएगा 99। ओके, सेम चीज़ इसको किस में रेडियस, पिकोमीटर बोलते हैं इसको, ओके पिकोमीटर। चलो अब मीटर क्या होता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है, इसमें दो मॉलिक्यूल के बीच में होता है। जैसे क्लोरीन यहाँ पे है, क्लोरीन यहाँ पे, या कोई और मॉलिक्यूल उधर रखा हुआ है, दो मॉलिक्यूल के बीच में। देखो फिर से बना देता हूँ मैं वाला, एक ये मॉलिक्यूल हो गया, सेम हो गया, एक होमो एटॉमिक इधर हो गया, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोल रहा है इसको, ओके, और एक यहाँ पे हो गया मान लो ये वाला। अब उल्टा देख लेना, थोड़ा बड़ा छोटा हो गया होगा तो, ओके, ये इसका हो गया डिस्टेंस, ये वाला रेडियस होगा, इनके बीच का डिस्टेंस यही होगा। ये देखो यहाँ से यहाँ तक, ये क्या होगा इसका, सेम चीज़ ये वाला, ये आर हो गया मान लो, ये भी आर ए हो गया मान लो, सेम है ना, इसलिए यहाँ पे भी सेम होगा। अब पूरा नहीं बना रहा, ओके, ये इसका डिस्टेंस हो गया, ये इसका क्या हो जाएगा रेडियस। अब देखो इसमें क्या बोल रहा हूँ, ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल है ना, इनके बीच का डिस्टेंस ये वाला, इसी को लेना खाली, ओके। तो इनका यहाँ से देखो लाइन खींच देता हूँ मैं, एक मिनट रुको, यहाँ पे सपोज मैं लाइन खींच दे रहा हूँ ये वाला, ओके, ये वाला। तो ये अलग मॉलिक्यूल का एक न्यूक्लियस है और ये अलग मॉलिक्यूल का एक न्यूक्लियस है, दोनों, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में यदि ये बीच के डिस्टेंस का हाफ, तो इसका हाफ कैसे करोगे, देखो ये सेम हो गया, और इन दोनों का हाफ का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा, ये वाला होगा ना, यही वाला। तो इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे आप, वान डेर वाल रेडियस, मतलब इस डिस्टेंस का हाफ है। दोनों सेम, देखो ये इसमें एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा था, ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल में हो रहा है, सेम चीज़ है, दोनों का डिस्टेंस और इसके बीच का हाफ, ये कितना डिस्टेंस पे होगा ये डिपेंड करेगा बस खाली। तो इसको क्या बोलेंगे आप, वान डेर वाल। और वान डेर वाल एक साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए हमेशा कैपिटल लिखना, डब्ल्यू को यहाँ पे और एक इसको, ओके, ये वाला चीज, इसको क्या बोलेंगे, वान डेर वाल। अब वान डेर वाल का भी देखो एक फॉर्मूला है, वान डेर वाल इज इक्वल टू डी, सेम चीज होगा, सेम मॉलिक्यूल है, बाई 2, या डिस्टेंस ही कर लो, एक मिनट रुको, हाँ ठीक है। तो ये किसका हो जाएगा, यदि वान डेर वाल निकालना होगा आपको, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ये क्या लिख रहा हूँ, सेम मॉलिक्यूल है, इसलिए इसका बीच का डिस्टेंस होगा, जो भी डिस्टेंस होगा दिया होगा न्यूमेरिकल में, तो यहाँ पे ए पुट कर देना, दोनों को माइनस कर देना। अब देखो अलग अलग हो सकता है, डिपेंड कर सकता है कि ये कितना दूर है इधर, ये कितना दूर है इधर, जैसे भी ये ए हो गया तो इसको मान लो बी भी बोल दे, या ए है तो ए ही बोल लो, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी। अब देखो यहाँ हो सकता है ये वाला हाइड्रोजन का हो, ये हो सकता है क्लोरीन का हो, जैसा भी हो, ओके, या किसी और दूसरे मोइटी का दे सकता है। तो ये जस्ट कॉमनली बता रहा हूँ मैं आपको, ओके। तो ये इसका वान डेर वाल फोर्स का क्या, फोर्स नहीं रेडियस होगा, तो वान डेर वाल रेडियस निकालने के लिए आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, सेम है। और मेटालिक तो सेम होता है किसके जैसे, कोवेलेंट के जैसा, ये मेटालिक ये वाला। तो किसके बीच का डिस्टेंस होगा, मेटल के बीच का डिस्टेंस, या इसको और क्या बोलते हैं देख लो, मेटल को इसको क्रिस्टल रेडियस भी बोलते हैं, क्रिस्टल रेडियस, क्योंकि क्रिस्टल में होता है, सॉलिड स्टेट जो होता है ना क्रिस्टल के बीच में होता है, इसलिए ऐसा इसको बोल देते हैं क्रिस्टल रेडियस। मेटालिक मतलब मान लो कॉपर का एग्जांपल ले लो, कॉपर वाला यदि कोई एटम होगा, मान लो सपोज ये एक एटम है, एक और यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच का हाफ यही होता है ना, इन दोनों के बीच का हाफ यहाँ पे आएगा ये वाला। तो ये जो डिस्टेंस होगा क्या बोलेंगे इसको, ये एक डिस्टेंस हो गया, ये दूसरा डिस्टेंस हो गया इन दोनों के बीच का, इसका हाफ ये हो जाएगा, वैसे को बोलते हैं मेटालिक डिस्टेंस। जो मेटालिक में होता है वो मेटालिक डिस्टेंस, दैट्स ऑल। इसमें क्या लिखूँ, सेम चीज़ है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये भी आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो यहाँ पे यदि आपको निकालना हो क्या चीज़, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गया ए का मान लो, तो ये आर ए प्लस आर ए होगा, दोनों को जोड़ोगे तो ठीक बोल रहा हूँ ना, आर ए हो जाएगा। तब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2RA हो जाएगा। अब इसको क्या हो जाएगा, वो क्या बोलते हैं उसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या त्रिज्या गुणा, वो कर दो आप लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RA यहाँ पे निकाल रहे हो आप लोग, तो क्या हो जाएगा D/2, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। इसका रेडियस यदि निकालना होगा किसका, मेटालिक का, तो D/2 होता है यहाँ पे, ओके।
तो ये हो गया आपका यहाँ तक, मतलब एटॉमिक रेडियस का 3 पार्ट, कोवेलेंट रेडियस, वैन डर वाल रेडियस एंड मेटेलिक रेडियस और क्रिस्टल रेडियस। ये भी आप यहाँ तक समझ आया होगा आप लोगों को, यदि समझ नहीं आया होगा तो कमेंट करें। अब इसमें आता हूँ आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस में देखो सब मिला जुला है, आयन्स के बीच का जो होगा, अब इसमें कुछ चीज़ें बताना जरूरी है तो मैं वहाँ जाता हूँ पहले, ठीक है। इसके पहले मैं आपको वेरिएशन बता देता हूँ। इसके पहले ये 3 से रिलेटेड है ये, ठीक। और जो आयनिक रेडियस होगा सेम होगा, जो आयन्स के बीच में होगा उसमें कुछ 2 कॉन्सेप्ट है वो बता देना है बस, बाकी सेम होगा इसका। तो इसके पहले आप लोग एक चीज़ देख लो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अब ये क्या होता है? ओके, तो देखो अब यहाँ पे ये जैसे कि आपका ये न्यूक्लियस हो गया, ये आपका एक सेल है। ओके, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बना देता हूँ, नहीं तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि आप बोरॉन का बना रहे हो, बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया। देखते हैं इसमें क्या होता है सबका। इसका देखो, इसका 5 होता है। ये क्यों बता रहा हूँ, ये थोड़ा रुको फिर पता चल जाएगा। ओके, क्यों बता रहा हूँ मैं, किसी से रिलेटेड है इसलिए, जो आपको आगे बताने वाला हूँ मैं आप लोग को। तो ये देखो इसमें क्या होता है, जो आप लोग को वेरिएशन बता रहा हूँ ना, पीरियोडिक टेबल में यदि लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाओगे तो क्या होगा। तो इस एटॉमिक रेडियस बोलूँगा मतलब तीनों की बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, यही चीज़ बनाने के लिए बता रहा हूँ मैं। तो जैसे कि 5 हो गया, ओके, तो यहाँ पे एक बना देता हूँ, रुको। तो यहाँ पे न्यूक्लियस है, इसका मतलब इसमें 2 सेल होगा। एक में क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और एक में कितना, 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो लास्ट वाला ना मैं लिखूँगा इसमें, ओके, लास्ट वाला लिखूँगा 1 मिनट। बाकी देखो साइज ना एकदम थोड़ा छोटा होगा, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें। मैं बताता हूँ क्यों ऐसा होता है। ये इसके लिए हो गया, जस्ट बना रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ, उसके बाद मैं समझाता हूँ इसको। ये थोड़ा सा छोटा ही होगा, इसके थोड़ा सा छोटा ये जाएगा। अब ये वाला देखो ऐसे, अब क्यों हो रहा है यही मैं बताना चाह रहा हूँ, यही समझा रहा हूँ उसके लिए। ये हो गया, ये जस्ट डिक्रीज होगा मान लो, ओके। इधर से इधर जाएगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। किस में डिक्रीज होगा, साइज में। अरे गलत लिख दे रहा हूँ, डिक्रीजेस, ओके। डिक्रीजेस किस में हो रहा है, साइज में डिक्रीज हो रहा है। अब देखो यहाँ पे यदि मैं बोरॉन का लिखूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके ऑर्बिट में 3 मतलब 5 है, मतलब यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 3 होगा, मतलब इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है। बाकी सब में 2 होगा, अंदर वाले में उसको नहीं लिखूंगा। यहाँ पे 4 होगा लास्ट में, यहाँ लास्ट में 3 होगा इसके आउटर मोस्ट, इसकी बात कर रहा हूँ, ओके। यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा, 4 होगा, 5 होगा, यहाँ 6 होगा और यहाँ पे 7 होगा आउटर मोस्ट में। तो समझाना चाहता हूँ, इसे पता चल जाएगा यहाँ तक। तो अब देखो ये सबका सेल में, सेम सेल में है, देखो सेम सेल में ही क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो होता क्या है, इसके बीच का ये जो न्यूक्लियस है और इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसमें फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो तीनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। ये दोनों को बांध के रखेगा कि न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा दूर होगा उसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियर का चार्ज होगा उसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और मान लो यहाँ पे देखो दोनों में सेम समझाना क्या चाहता हूँ इसमें। तो जो भी इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना पास होगा उसमें अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा इसका। मतलब अट्रैक्शन फोर्स का ही वो है डेफिनेशन है इसका, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा उतना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। अब क्या होता है पीरियोडिक टेबल में, जब लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इसका साइज क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। यदि हो रहा है ना, देखो डिक्रीज क्या होता है, यहाँ पे देखो 4 मान लो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये 4 इसको बांध के रखेगा कि नहीं, तो क्या करेगा, देखो जैसे कि ये न्यूक्लियस है, ये वाला है, अब चारों ओर से दिया है तो इसको श्रिंक करेगा ना, मतलब बांध के रखा है दोनों को। तो क्या करेगा, इसके आउटर लेयर को खींचेगा ना, अपनी ओर खींचेगा ना। तो इसका जो साइज होता है थोड़ा छोटा हो जाएगा एज कम्पेयर टू दिस। फिर इसमें देखो 5 इलेक्ट्रॉन, अब ये 5 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर फोर्स मतलब अट्रैक्शन करेगा तो और श्रिंक हो जाएगा ना। जैसे इतना बड़ा गोला है मान लो, तो वो थोड़ा छोटा हो जाएगा कि नहीं, जब चारों ओर से इसको खींचेंगे तो ये फोर्स उसमें लग रहा है। अब 6 हो गया यहाँ पे, अब 6 में क्या हो जाएगा, और ज़्यादा उसको खींचेगा तो उसका साइज छोटा हो जाएगा। यदि इसमें 7 हो जाएगा, जैसे फ्लोरीन क्या हो जाएगा, आपका फ्लोरीन लिखा तो वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। इसलिए क्या होता है, लेफ्ट टू राइट फ्लोरीन का साइज छोटा हो जाएगा और टॉप टू बॉटम बड़ा होते जाता है एटॉमिक साइज। अब इसमें क्या इफेक्ट हुआ देखो, इसमें यही समझाने के लिए मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट कभी भी जाओगे तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस क्या होगा, बड़ा, एटॉमिक रेडियस क्या छोटा होगा,
एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, डिक्रीज के लिए मैं डाउन का वो सिंबल लगा रहा हूँ। ओके, लेकिन इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इसके बीच देखो, क्योंकि न्यूक्लियस के पास में है ना, साइज छोटा होगा तो इसका रेडियस भी तो कम होगा, रेडियस कम होगा तो न्यूक्लियस के पास में होगा कि नहीं, सेम चीज़, न्यूक्लियस के पास में है इसलिए इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। एटॉमिक रेडियस छोटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बड़ा ज़्यादा होगा, यही चीज़ है। ओके, अब इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, जब टॉप टू बॉटम जाओगे, क्या किसके, पीरियोडिक टेबल के टॉप टू बॉटम जाओगे तो इसका साइज बढ़ते रहेगा कि नहीं, जैसे यहाँ पे अब इसमें ज़्यादा होगा, साइज बढ़ेगा कि नहीं, बोरॉन के नीचे में जो आएगा। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम क्या होगा, एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा। तो जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ पे याद रखना है इसको, इफेक्ट एटॉमिक साइज की बात कर रहा हूँ, मतलब ये सब चीज़ आ जाएगा इसमें। ओके, इस सब में जो भी इफेक्ट होगा सेम चीज़ इसमें भी हो जाएगा आपका। तो आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। समझ नहीं आया होगा तो पॉज करके एक बार फिर से देखना, और फिर भी समझ नहीं आएगा तो कमेंट कर देना। ओके, तो आयनिक रेडियस में देखो, जैसे सपोज यहाँ पे आयोनिक मतलब आयंस का होता है सबसे पहली बात। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सोडियम प्लस, मान लो सोडियम प्लस और Cl माइनस, इसको आप लोग जानते होंगे अच्छे से। तो इसमें मैं यदि पूछूँ किसका साइज सबसे छोटा होता है, तब कैसे बताओगे? ठीक है, तो प्लस का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत लोग गलती करते हैं इसमें प्लस माइनस में, याद रखना। तो प्लस का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिख लो कहीं पे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और माइनस का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दे रहे हो आप, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे साइज पूछता है। ओके, किसका साइज बड़ा होगा, किसका साइज छोटा होगा। तो सोडियम में देखो यहाँ पे कितना होता है इसका, 2 और 8 होता है कि नहीं, 2 8 एक एटॉमिक नंबर। यदि ये इलेक्ट्रॉन दे दिया एक्चुअल से, किससे, एक्चुअल क्या होता है इसका 1 होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस हो गया इसलिए मैं यहाँ पे प्लस लिख रहा हूँ। अब प्लस यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब क्या समझोगे कि हाँ एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिमूवल, किसी को डोनेट कर दिया है। ठीक है, अब माइनस का मतलब क्या हो, देखो 2 और ये 7, एक्चुअल यही होता है इसका। Cl क्लोरीन का क्या होता है, 17 होता है। लास्ट वाले में जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मतलब वैलेंस में जाओगे तो क्या बचता है इसमें, एक में 2 बचता है और एक में कितना 7 रहेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, हैलोजन फैमिली का, तो 7 आएगा इसका। ओके, एक इसको दे देंगे तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तब इसका क्या हो जाएगा, देखो 8 हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे एक माइनस लिखा हूँ। क्यों माइनस लिखा हूँ, क्योंकि इसका एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है एक, इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों में रेडियस का फर्क पड़ेगा ना। एक्चुअल सोडियम का रेडियस मान लो इतना है, अब जितना भी हो इतना दिया हुआ है। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कम होगा ना भाई, कम होगा कि नहीं। तो उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस में ज़्यादा होगा, जिसका छोटा होगा उसमें ज़्यादा होगा। यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो। तो ये सेम चीज़ है। यदि साइड यदि मान लो प्लस और माइनस जो आ जाएगा ना, इसको बोलते हैं केटायन। यदि प्लस चार्ज आ गया तो केटायन, तो इसका साइज छोटा होगा एज कम्पेयर टू एनायन। एनायन में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए इसका साइज बड़ा होगा, और साइज बड़ा होगा तो क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, यही कंपटीशन में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो आयनिक रेडियस में ये इंपॉर्टेंट हिस्सा बता दिया। ओके, अब देखते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, नाम से समझ आ रहा होगा आप लोगों को। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। इसका मतलब क्या होता है, सेम, पता होगा। इलेक्ट्रॉनिक मतलब हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, और स्पीसीज का मतलब तो जानते ही हो, मतलब जिसमें सेम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोल रहा हूँ, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, उसको बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ओके, स्पीसीज। तो अब देखो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ। ओके, नियॉन। अब इलेक्ट्रॉन कितना है कैसे पता करोगे, शुरू में जस्ट बताया था मैं, जिसका जितना एटॉमिक नंबर होगा वही उसका इलेक्ट्रॉन होगा ऑब्वियसली। तो नियॉन का कितना होता है, 10 होता है। ओके, अब इसका देखो कितना होगा, सोडियम प्लस लिख दिया मान लो, सोडियम का कितना होता है, 11 होता है। 11 में एक इलेक्ट्रॉन हट गया, रिमूवल हो गया, तो कितना हो, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, ये सोडियम हो गया आपका, एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया। मैग्नीशियम 2+ मान लो, मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 होता है। अब 12 के हिसाब से क्या हो जाएगा, 12 में 2 गया फिर 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका। ओके, अब ये भी देख लो,
मान लो ऑक्सीजन है आपके पास, ऑक्सीजन 2 माइनस कर दिया यहाँ पे। 2 माइनस का मतलब क्या होता है, चलो इसके पहले फ्लोरीन भी देख लेते हैं। फ्लोरीन सिंगल माइनस, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है। मतलब क्या हो जाएगा, उसमें 9 इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट में। ओके, अब 1 माइनस है मतलब एक और जोड़ रहे हो ना, मतलब 10 हो जाएगा। तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। कैसे काउंट करो, समझ में आ रहा है। उसके बाद हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 2 माइनस कर दो आप लोग। 2 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन होगा। देखो इसका 8 होता है और 2 माइनस का मतलब क्या होता है, 2 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है उसमें, तो इसका भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यही सब एग्जाम्पल को पूछता है, ठीक है। अब अगला क्या हो जाएगा, चलो नाइट्रोजन भी ले लो, नाइट्रोजन 3 माइनस ले लो। नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 होता है एटॉमिक नंबर, और 3 माइनस से मतलब 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया उसमें, मतलब 10 हो जाएगा। देखो कितना सारा स्पीसीज है इसमें। तो ये जो आइसो स्पीसीज बोल रहा है इसी चीज़ को, ओके, जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो कोई भी पेयर आपको दे देगा बताने के लिए, ठीक है। मतलब किसका क्या किस टाइप से होगा। अब इसमें ये देखो, ये वाला, इसको कोई भी सीरीज में बोल देगा इसका कि काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस टाइप से, ओके। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस सेम स्पीसीज से, इतने सारे एग्जांपल बता दिए आप लोग को, याद रखना अच्छे से, ओके। अब एक चीज़ और पूछता है इसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ऑर्डर ऑफ क्या बोल रहा था, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक, जितना ज़्यादा उसमें प्लस होगा और जितना ज़्यादा माइनस होगा। देखो मैग्नीशियम का हो गया, मैग्नीशियम 2 प्लस है यहाँ पे, सोडियम सिंगल प्लस है, फ्लोरीन एक सिंगल माइनस है, और वो होगा वो 2 माइनस होगा। अब इसमें पूछेगा साइज़ किसका बड़ा है किसका छोटा है, ऑर्डर लिखो करके। तो क्या करोगे, देखो ये मैग्नीशियम में ज़्यादा 2 प्लस है, मतलब ये क्या होगा, इसका साइज़ छोटा होगा। तो ऑब्वियसली छोटा होगा इसमें, क्यों होगा, क्योंकि 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ से, तो ये हो जाएगा छोटा, सोडियम बड़ा हो जाएगा। अब इन दोनों में देखो सबसे पहले क्या होगा, इसका क्या होगा, छोटा होगा और इसका बड़ा होगा। 2 माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस है ना उसमें, इसलिए इसका बड़ा होगा, और सोडियम तो ऑब्वियसली प्लस है, तो ये ऑलरेडी छोटा होगा। तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा किसका, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, ये सेम चीज़ होगा। तो ये मैग्नीशियम सबसे छोटा होगा, साइज़ की बात कर रहा हूँ कि साइज़, फिर साइज़ में सोडियम बड़ा होगा, फिर इससे बड़ा कौन होगा, फ्लोरीन होगा, और इससे बड़ा कौन होगा, ऑक्सीजन 2 माइनस होगा, ओके। थैंक यू। कोई डाउट होगा तो बोलिएगा आप लोग। हैव अ गुड डे।